FM लाइफलाइन लाइफलाइन लाइफलाइन। आज के एफएम लाइफलाइन कार्यक्रम में श्रोताओं हमारे विशेष मेहमान हैं डॉक्टर जसलीन कौर, मेडिकल ऑफिसर एआरटी सेंटर पीजीआई चंडीगढ़। डॉक्टर जसलीन, हम आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आज हम डॉक्टर जसलीन से जानकारी लेंगे कि एड्स क्या होता है, एड्स क्यों होता है, इसका क्या इलाज है और अगर किसी को एड्स हो जाए तो उसकी ज़िंदगी कैसे आगे बीत सकती है। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा सबसे पहला सवाल यही होगा कि एड्स और एचआईवी, आम इंसान कंफ्यूज कर जाता है कि एड्स क्या है और एचआईवी क्या है, हमें इन दोनों में अंतर बताइए। देखिए, जब किसी भी नॉर्मल इंसान में भी एचआईवी वायरस अगर है, जब तक उसकी डिजीज हालत नहीं होती या बीमार हालत नहीं होती तब तक उसे ये पता नहीं होता कि उसको एचआईवी है या नहीं। यूजुअली हम लोग टेस्ट कराने भी तभी जाते हैं जब हमें कोई साइन एंड सिम्टम आता है। तो कोई भी मरीज जब स्टेज 1 और 2 में हो तो वो अपना एचआईवी टेस्ट नहीं कराता, और जब आगे उसकी बीमारी के लक्षण बढ़ जाते हैं तब वो वहाँ पे टेस्टिंग कराने के जाता है। जब तक वो एसिम्टोमेटिक मतलब रोग रहित शरीर है वो एचआईवी है, लेकिन जब वो उसके सिम्टम्स बढ़ जाए, उसकी कन्वर्जन हो जाए, उसको हम एड्स बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एचआईवी एक वायरस है और एड्स एक बीमारी है। एड्स, हाँ जी, उसकी बड़ी हुई बीमारी, पूरी तरह जो मैच्योर्ड उसकी आगे बीमारी हो गई। डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। एक श्रोता ऑनलाइन है, हमारे से बातचीत करना चाहते हैं, आइए उनको कार्यक्रम में शामिल किया जाए। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार, प्रोग्राम एफएम लाइफलाइन में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद आजम है सर। कहाँ से बोल रहे हैं मोहम्मद आजम जी? मैं हिमाचल से बात कर रहा हूँ। जी, आपका स्वागत है। अपना प्रश्न पूछिए। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं स्टूडियो में। एड्स क्या होती है सर? जी ये जी। कैसे होती है, मैं इस बारे में पूछना चाहूँ। डॉक्टर साहब, आप इन्हें बताइए कि एड्स क्या होती है और एड्स कैसे होती है। एड्स बीमारी जो है वो एचआईवी वायरस के शरीर में संक्रमण से फैलती है। एचआईवी फैलने के जो कारण है, एचआईवी पॉजिटिव इंसान है उससे किसी के संबंध बनते हैं तो उससे उसकी ट्रांसमिशन हो जाती है। सेकंड, माँ से बच्चे को ट्रांसमिशन हो सकती है। जो नीडल सिरिंज है, जैसे कि नशा करने वाले लोग जो हैं वो एक दूसरे की नीडल सिरिंज यूज करते हैं, उससे हो सकती है। या दूषित जो ब्लड होता है उससे अगर आप जो एचआईवी पॉजिटिव ब्लड किसी को चढ़ जाए तो उससे भी एचआईवी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों से हम बचाव कर सकते हैं। जो यौन संबंध के टाइम पे आप कॉन्डम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नीडल सिरिंज है वो आप हमेशा से नहीं लेके इस्तेमाल करिए। माँ से बच्चे को होने के लिए, बच्चा गर्भ में होता है माँ की, तो उसकी एचआईवी जांच होती है, तो वो माँ ऑलरेडी अगर उसको अवेयर है तो ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है, तो उससे भी बच्चे से बचाव हो सकते हैं कि बच्चे को ये बीमारी ना हो। एचआईवी और एड्स का ये है कि एचआईवी जो है वो एक इन्फेक्शन है और उस बीमारी का फुल ब्लोन रूप है, उसको एड्स बोलते हैं, जिसका इलाज उस इंसान ने ना कराया हो। जी। कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत जी, शुक्रिया। थैंक यू सर इन्फॉर्मेशन के लिए। डॉक्टर साहब, हम चर्चा जारी रखते हैं और अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्योंकि आप एआरटी सेंटर में हैं, एआरटी मतलब जहाँ पे एड्स के मरीजों को दवा दी जाती है और उनका इलाज किया जाता है, इन पिछले सालों में आपके पास इस एआरटी सेंटर में मरीजों की तादाद कैसी रही? मरीजों की तादाद हमेशा आगे आगे बढ़ रही है, क्योंकि अवेयरनेस भी बढ़ रही है उस हिसाब से। पहले टेस्टिंग कम सेंटर्स में हो रही थी, तो अब टेस्टिंग बहुत ज़्यादा जोर पे है जो नेशनल प्रोग्राम के अंडर। तो जितनी भी प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं सबका एचआईवी टेस्ट होता है, सो दे आर वेल अवेयर ऑफ देयर स्टेटस। उनको अपनी एचआईवी की जानकारी रहती है। एएनएम दाई सब उनका आयरन फोलिक एसिड दिलाती हैं, उनके एचआईवी टेस्ट भी कराती हैं। तो उसमें और आईवी ड्रग अब्यूजर में सब में अवेयरनेस इतनी ज्यादा है तो सब लोग टेस्ट कराते हैं। तो जिसका पॉजिटिव आता है वो अपना टेस्ट की रिपोर्ट लेके एआरटी सेंटर में आते हैं, और नंबर ऑफ एआरटी सेंटर्स भी बढ़ गए हैं। उस हिसाब से पेशेंट्स का अवेयरनेस की वजह से थोड़ा इंक्रीज है। तो डॉक्टर साहब, जब एक माँ को, जब उसने गर्भ धारण कर लिया, उसको पहले नहीं मालूम कि वो एचआईवी पॉजिटिव है, हाँ, ना ही उसके पार्टनर को या उसके पति को मालूम है कि वो एचआईवी पॉजिटिव है, जब वो टेस्टिंग हुई
और प्रेग्नेंट हो गई लेडी, उसको पता चला कि हाँ वो HIV पॉजिटिव है, उस स्थिति में आप क्या करते हैं फिर? देखिए, कोई भी लेडी प्रेगनेंसी है, सेकेंडली उसको रिपोर्ट पता चलती है कि उसकी HIV पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, तो इट इज़ अ शॉक फॉर हर। एक तो प्रेगनेंसी, फर्स्ट प्रेगनेंसी हो या सेकंड प्रेगनेंसी हो, वो पहले ही थोड़ा सा अंडर स्ट्रेस होती है, उसके बाद ऐसी रिपोर्ट पता चल जाए तो वो थोड़ा और टेंस हो जाती है। तो पहले तो उसकी काउंसलिंग सेशंस होते हैं, उसको समझाना पड़ता है। अगर स्पाउस भी पॉजिटिव है तो दोनों को दवाई शुरू करनी है, और उसके हिसाब से हम उस पेशेंट को, क्योंकि ट्रीट ऑल पॉलिसी है, अब हम स्टेजिंग नहीं देखते कि उसका कितना CD4 सेल्स बना या कितने CD4 सेल्स कम हुए। हम उसी दिन उसकी दवाई स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं प्रेग्नेंट फीमेल की, ताकि आगे बच्चे को जो उसका इन्फेक्शन है वो बचाया जा सके। और प्रेग्नेंट फीमेल की दवाई शुरू करने के बाद उसकी टेस्टिंग जारी रखते हैं, और उसका जो थर्ड ट्राइमेस्टर रहता है 32-36 वीक्स के अंदर उसकी वायरल लोड टेस्टिंग भी करते हैं, ये देखने के लिए कि उसके शरीर के अंदर वायरस का लोड कितना रहा। अगर वायरस का लोड कम है, उसके आगे जो बच्चा जब पैदा होगा, बच्चे को आगे संक्रमण ना फैले, उसके लिए उसकी प्रोफिलैक्सिस की दवाई दी जाती है। तो उसका पीरियड जो है वो कितना आगे रहेगा, बढ़ाएंगे या कम रहेगा, उसके वायरल लोड के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो सब चीजें वो प्रोग्राम के अंदर हैं, और हम उस प्रेग्नेंट फीमेल को वो सर्विसेज भी देते हैं। डॉक्टर जसलीन, प्रेगनेंसी के दौरान जैसा आपने अभी बताया कि होने वाली माँ को हम दवाई शुरू कर देते हैं, तो वो जो दवाई आप देते हैं, क्या उस दवाई का कोई ऐसा प्रभाव भी आने वाले बच्चे के ऊपर पड़ता है कि वो सेफ है? हाँ जी, जितनी जल्दी प्रेग्नेंट फीमेल दवाई शुरू करेगी, उतना ही आगे जो बच्चे के ऊपर प्रभाव है वो अच्छा रहेगा, कि बच्चे को कन्वर्जन इतना नहीं होता है HIV का। और जैसे जन्म के बाद उस बच्चे को दवाई देते हैं, और उसकी DBS टेस्टिंग जिसको बोलते हैं, ड्राइड ब्लड सैंपल टेस्टिंग बच्चे की, वो टाइमली करते हैं, और बच्चे को इम्यूनाइजेशन के लिए गाइड करते हैं मदर को। और जो हॉस्पिटल डिलीवरी हो, बच्चे को जो ब्रेस्ट फीडिंग है या उसकी टॉप फीडिंग है वो कैसी हो, उस सब की जानकारी उस मदर को देते हैं, ताकि ये इन्फेक्शन आगे बच्चे में ना आए। मैडम, मैं यहाँ जानना चाहूँगा कि अगर माँ और बाप दोनों HIV पॉजिटिव हैं, तो तकरीबन कितने प्रतिशत चांसेस हैं कि होने वाले बच्चा HIV पॉजिटिव होगा या नॉर्मल होगा? देखिए, अगर दोनों पार्टनर पॉजिटिव हैं और दोनों प्लान करते हैं कि उनको आगे कंसीव करना है, तो उन दोनों को पहले तो ART मेडिसिन पे अच्छे से एडहेरेंस होना चाहिए। अगर उनकी दवाई अच्छे से चल रही होगी, कोई उनमें मिस या गैप नहीं होगा, तो उसमें क्या है कि उनकी जो वायरस की लोड है, वायरल लोड उनकी जो शरीर में है वो कम रहेगा। अगर कम रहेगा वायरस, तो उनको कम नुकसान पहुंचाएगा, और आगे कंसीव करते हैं उसमें वो बच्चा जो है उसके आगे ट्रांसमिशन जो है HIV का कम रहेगा। और मोस्टली जब प्रेग्नेंट फीमेल जब डिलीवर करती है, उसके बाद जब बच्चे को दवाई भी दी जाती है, तो उसमें क्या होता है कि जब बच्चे को वो, जैसे कि हम PEP मेडिसिन देते हैं ताकि पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, तो उसी तरह से वो बच्चे को दवाई काम करती है एज ए प्रोफिलैक्सिस, कि उसकी जो माँ से उसको कुछ मिला भी है HIV का कीटाणु, वो आगे उसकी कन्वर्जन ना हो पाए, उसको बचाव के लिए वो हम दवाई देते हैं 6 हफ्ते के लिए, जो कि हम आगे 6 हफ्ते से ज्यादा भी इंक्रीज कर सकते हैं अगर माँ का वायरल लोड जो है लास्ट ट्राइमेस्टर में ज्यादा रहा हो, तो उससे बच्चे के नेगेटिव होने के चांसेस बहुत होते हैं। और हमारे पास ऐसे ART सेंटर में बहुत सारे बच्चे हैं जो पॉजिटिव पेरेंट्स को पैदा हुए हैं और अभी दे आर नेगेटिव। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब बहुत ज़रूरी है कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों पॉजिटिव हों, तो उनको जब भी प्रेगनेंसी प्लान करनी है तो उनका वायरल लोड बहुत कम होना चाहिए, बिल्कुल, ताकि होने वाले बच्चे को एड्स मुक्त हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए उनको कैसे और किस तरह प्लान करना है, किस तरह आपकी ओर से मदद लेनी है, उसके बारे में भी बताइए। देखिए, मोस्टली जितने भी HIV पॉजिटिव पेशेंट्स आते हैं वो ICTC की रिपोर्ट लेके ही ART सेंटर में आते हैं। तो कोई भी एज जनरल क्लाइंट तो जाके HIV अपनी टेस्टिंग नहीं कराता अनटिल और अनलेस कोई IV ड्रग एब्यूज़र है, वो डिडिक्शन में गया तो पता चल गया, या कोई सिम्टोमेटिक हो गया तो हॉस्पिटल में वार्ड में कहीं पे भर्ती है तो उसका टेस्ट हो गया। लेकिन जो ANC में गई वो एंटीनेटल चेकअप में, वो फीमेल या हस्बैंड जो उसके साथ गया वो दोनों एसिम्टोमेटिक है, उनको कोई बीमारी नहीं है। तो जितनी जल्दी वो आके इलाज शुरू कराएंगे, जितनी जल्दी वो एक दूसरे को समझेंगे और अपना इलाज शुरू करेंगे, उतना ही अच्छा उनके लिए भी है, क्योंकि उनकी लाइफ भी अच्छी जाएगी
और आगे से बच्चे को इन्फेक्शन भी नहीं जाएगा। तो मैडम, एक आम इंसान उसको किस तरह उसको शक हो सकता है कि वो HIV पॉजिटिव है और उसको टेस्ट करवाना पड़े? ये कब स्थिति पैदा होती है? देखिए, आजकल बहुत सारी फैसिलिटीज़ तो हमारे चंडीगढ़ में ही ICTC सेंटर्स 12-13 हैं, सुरक्षा क्लिनिक है 4-5, और जितना भी हमारे किसी भी इंसान को अगर उसको लगता है कि उसका कोई एक्सपोजर हुआ है, कोई नीडल सिरिंज लग गई है या वो हॉस्पिटल वर्कर है, उसको लगता है तो वो कभी भी ICTC सेंटर में जाए और वहाँ पे ये फ्री में जांच होती है। 3 किट से वो लोग जांच करते हैं। कोई भी वॉलंटियर जाके वहाँ पे अपना टेस्टिंग कराए और अपनी रिपोर्ट ले सकते हैं। अगर उसको लगता है कि हाँ, एक्सपोजर के बाद उसको कोई खांसी, जुकाम, गला खराब या उसकी कोई गांठ गिल्टियाँ आ रही हैं, उसको लग रहा है कि हाँ जी मुझे, या उसके कोई यौन रोग के कोई लक्षण नज़र आ रहे हैं, वो किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जा रहा है और बार बार उसको इन्फेक्शन होता जा रहा है, उन चीज़ों को वो जाके वहाँ पे डिस्कस करे और अपना सुरक्षा क्लिनिक से टेस्ट करा ले। और वहाँ पर उसकी सब रिपोर्टिंग ये गुप्त रखी जाती है कि कौन गया हाँ है, सब कुछ रिपोर्टिंग हमेशा गुप्त रखी जाती है। जो पेशेंट जाता है उसे वो अपना फ़ोन नंबर दे के आता है, उसको ही वो रिपोर्टिंग वापस दी जाती है। और जब उसको पता चल गया कि वो HIV पॉजिटिव है तो बहुत स्वाभाविक है कि घबरा जाएगा, क्योंकि सुनते ही कि मुझे एड्स है इंसान को लगता है कि अब उसकी ज़िंदगी ख़त्म है। तो उसको फिर एक नॉर्मल ज़िंदगी में आने के लिए उसको क्या करना होगा, किसके पास जाना होगा, किसकी मदद लेनी होगी, कब आपके ART सेंटर में आके ट्रीटमेंट शुरू करना होगा? हमारे हर एक ICTC सेंटर में काउंसलर्स रहते हैं, तो जब वो रिपोर्ट देते हैं तब भी वो काउंसलिंग करके ही भेजते हैं और रेफरल दे के भेजते हैं कि आप जाइए ART सेंटर में, आपका इलाज हो जाएगा। और मैं हर एक सुनने वाले को ये बताना चाहूँगी कि HIV इज़ नॉट द एंड ऑफ द रोड। इसके बाद बहुत अच्छे से ये लोग रह सकते हैं, इनसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। इनको डू नॉट हेट द HIV पॉजिटिव, हेट द डिजीज़। आप बीमारी से लड़िए, फाइट द डिजीज, नॉट द HIV पॉजिटिव। उसका कोई गुनाह नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है। हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते कि ये क्यों हार्ट अटैक की दवाई खा रहे हैं या कोई ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं या कोई शुगर की दवाई खा रहा है। लाइफ लॉन्ग सब लोग दवाइयाँ खाते हैं, तो उसी तरह से HIV पॉजिटिव भी जो है वो अपनी लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खाते हैं टिल कि इसका इलाज आ जाए। तो आपको उससे डिस्क्रिमिनेशन नहीं, फाइट द डिस्क्रिमिनेशन, उनसे इक्वालिटी रखिए। काम में वो उतने ही अच्छे हैं जितना एक नॉर्मल इंसान है। जितने पेशेंट हमारे ART सेंटर में आते हैं वो उतने ही अच्छे से काम करते हैं अपनी, चाहे वो कोई डेस्क जॉब है, चाहे वो गाड़ी चलाते हैं, चाहे वो ट्रक चलाते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग वेरी एफिशिएंटली। उनका कोई ऐसी डिस्क्रिमिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है और वो अपनी दवाई खाते हैं और अच्छे से अपने CD4 सेल्स अपने वायरल लोड कराते हैं। दे आर नॉर्मल एज नॉर्मल जो जितने की। और हमें अपने घरों में भी उनसे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों को कहीं कहीं ऐसा लगता है कि जो रिश्तेदार जो हैं वो क्या सोचेंगे, इसको HIV हो गया है। ऐसे भी है कि लोग आके बताते हैं कि हमारे रिश्तेदार ने हमारे साथ ऐसा पता लगने पे हमसे रिश्ता तोड़ लिया या क्या है। किसी को छूने से बीमारी नहीं, चाहे किसी होटल रेस्टोरेंट में जाइए, वहाँ पे HIV पॉजिटिव खाना भी बना रहा हो सकता है, वहाँ का खानसामा HIV पॉजिटिव भी हो सकता है, ऐसे बीमारी नहीं फैलती। या कोई वहाँ पे उस थाली में खा के आया हो तो भी HIV नहीं फैलती। तो अगर कोई HIV पॉजिटिव है, उसको और उसके साथियों को क्या परहेज रखने चाहिए? देखिए, छूने से बीमारी नहीं फैलती। आप उसके साथ बैठिए, उसके साथ बैठ के खा सकते हैं, रह सकते हैं। जैसे कोविड फैला था, ऐसा तो नहीं है। HIV तो वायरस है और वो होस्ट के अंदर रहेगा। जब तक होस्ट का ब्लड उसके अंदर नहीं जाता तब तक तो वो फैलेगा नहीं। ये बीमारी जो है, अगर हम ये कहें कि ब्लड गिर गया किसी पेशेंट का और वो टेबल पे पड़ा है, तो भी उसकी लाइफ स्पैन जो है वो बहुत कम है। वो उसकी लाइफ स्पैन जो है वो शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर ही वो पनप सकता है। तो बाहर गिरा हुआ ब्लड भी जो है वो ट्रांसमिशन नहीं करेगा जब तक कि कोई किसी सरफेस जो बॉडी के अंदर नहीं जाता। जब डॉक्टर साहब, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, CD4 सेल्स। हाँ, ये क्या है और इनका क्या रोल है HIV में? CD4 सेल्स जो हैं वो सेल्स हैं जो अच्छे सेल्स जो हम बॉडी के लिए वायरस के साथ लड़ते हैं। तो जो वायरस जब एंटर करता है वो CD4 सेल्स के अटैक करता है और उनको वो एज ए सोल्जर है हमारे, तो वो उनको उसके अंदर जाके उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है ताकि हमारी बॉडी जो है वो अपना इम्यून डिफेंस सिस्टम जो है वो वीक कर सके। तो वो हमारे CD4 सेल्स को ही ख़त्म करता है पहले, ताकि हमारा इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो वीक हो जाए।
डॉक्टर साहब हम चर्चा जारी रखेंगे CD4 सेल्स की, और उससे पहले एक और श्रोता हमारे से बात करना चाहते हैं। आइए उनको भी कार्यक्रम में शामिल किया जाए। हेलो। हेलो। हाँ, कार्यक्रम FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार ललित जी। बोल रहा हूँ। हाँ जी ललित जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? पंचकुला से। हाँ ललित जी, प्रश्न पूछिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। मैम, मुझे कितने कितने टाइम बाद HIV टेस्ट करवाने की जरूरत है एज ए नॉर्मल पर्सन? देखिए, अगर एज ए नॉर्मल पर्सन आपको लगता है कि आपका कोई ऐसा एक्सपोजर नहीं हुआ है, तो आप साल में कभी, अगर आपको बहुत लगता है तो आप एक बार भी करा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि एक्सपोजर नहीं हुआ या कोई इंसिडेंस ऐसा नहीं है और आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, तो ये डिपेंड्स कि आपको किस रीज़न से कराना चाहते हैं। देखिए, अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप मल्टीपल पार्टनर्स के साथ आपका उठना बैठना रहता है, जिसमें कि यौन संबंध रहते हैं, तो उस स्थिति में आपको करा लेना चाहिए HIV टेस्ट। दूसरा, अगर आप IV ड्रग अब्यूज़र, जिसको कहते हैं कि सुई से एक दूसरे में जो नशे की पदार्थ यूज़ करते हैं, तो वो सेम सिरिंजेस अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको ज़रूर कराना चाहिए। और अगर आपका कोई लगता है कि कोई आपका कोई हॉस्पिटल ऐसा एडमिशन हुआ है, आपको लगता है, क्योंकि हर एक हॉस्पिटल में कोई भी सर्जरी हो उसका पहले आपका हमेशा HIV जांच होता है। आपको लगता है कि हाँ जी, मैं हॉस्पिटल में अपनी सर्जरी करा के आया हूँ, तो मैं फिर भी अपनी आप शक के तौर पे अपना करा लूँ HIV, कि कहीं मेरा कोई ऐसा हो ना गया हो एक्सपोजर, कि कोई ऐसा नीडल सिरिंज कहीं यूज़ ना हो गया, तो आप अपने शक के तौर पे करा सकते हैं। अदरवाइज आपको HIV और किसी कारणों से नहीं हो सकता। कोई खून चढ़ा हो तो आप करा सकते हैं कि हाँ जी। वैसे तो खून जो ब्लड डोनेट करते हैं, तो ब्लड डोनेशन के टाइम पे आपकी जो, या जितने भी हमारे ब्लड जहाँ पे भी हॉस्पिटल में हैं, वो चेकअप करते हैं HHH किट के द्वारा कि ब्लड सेफ है या नहीं, तभी वो देते हैं, और नहीं अदरवाइज नहीं। और जब भी आपने ब्लड लेना है तो आप अपने जो ब्लड बैंक्स हैं वहाँ पे उनके ऊपर स्टैम्प्ड होता है, आप देख के अच्छी तरह से उनको ले सकते हैं। दस ब्लड विच इज सेफ फॉर यूज, वो आप ले सकते हैं। ओके मैम। जी, अपना सवाल पूछिए। और क्या ये मच्छर के काटने से भी फैल सकता है? नहीं, ये मच्छर के काटने से नहीं फैलता। ओके मैम। कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका शुक्रिया। डॉक्टर साहब, इन्होंने ये सवाल पूछा कि क्या ये मच्छर के काटने से भी फैल सकता है, तो मैं इसी सवाल को आगे पूछूंगा कि एक मच्छर ने HIV पॉजिटिव इंसान को काटा, फिर HIV पॉजिटिव इंसान को काटने के बाद उसी मच्छर ने दूसरे एक नॉर्मल इंसान को काटा, तो क्या उस दौरान वो वायरस उसमें जा सकता है? देखिए, ऐसा केस अभी रिपोर्टेड नहीं है। और कोई भी मच्छर अगर काटता है तो उसके आगे जो उसकी सकिंग जो रहती हैं, जिससे कि वो लेता है, वो जब भी जाएगा दूसरे किसी इंसान को काटने, तो उसका एक्सपोजर हो चुका होगा एयर से। वो जो ट्यूब है उसके आगे, वो हवा से जब तक जाएगी, वो जो ड्रॉप है वो हवा से सूख ही जाएगी। ऐसे उड़ेगा तो दूसरे पे जाके बैठेगा, बैठते सारे एकदम से उसकी वो ड्रॉप तो वहां तक रही नहीं ना। मच्छर बहुत तेज उड़ता है, तो उसने जाके जब तक उसको काटा, तो ये नहीं है कि उसका अंदर से ब्लड जो उसने सक कर लिया वो उसके पहले ट्यूब में वापस आया और उसको दूसरे वाले को दोबारा से उसने स्टिंग किया और उसका फिर उसको ट्रांसमिट किया। ऐसा नहीं होता। जो एक बार अंदर उसके चला गया वो बाहर तो नहीं निकलता। डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न मेरे जहन में आ रहा है, क्या सलाइवा से भी एड्स वायरस, HIV वायरस ट्रांसमिट होता है? सलाइवा में आता है HIV वायरस, लेकिन बहुत इंसिडेंस ऐसा कम है। और जो भी किस वगैरह या इस तरह से लोग करते हैं, तो उसमें ऐसा है कि उसका जो ओरल म्यूकोजा है, जो मुंह का अंदर है, वो कोई ऐसा छलनी नहीं रहता कि उसमें कोई ब्लीडिंग गम्स, ऐसा नहीं रहता कि वो, जैसे अगर किसी ने किस भी किया तो लिप्स पे किया तो उससे उसका ट्रांसमिशन, कोई होंठ फटे तो है नहीं, खून में जा रहा है तो उसमें उसका कोई ऐसा इंसिडेंट, तो ऐसा बहुत कम रिपोर्टेड है। ऐसा कोई ज़्यादा इंसिडेंट्स नहीं होता है। और डॉक्टर साहब, जैसा अभी इन्होंने एक सवाल पूछा कि ब्लड डोनेशन में जब हम ब्लड डोनेट करते हैं या हम कभी हमें ज़रूरत पड़ी कि ब्लड बैंक से हमें खून लेना पड़ा, तो वहाँ हमें क्या एहतियात बरतनी चाहिए? देखिए, ब्लड डोनेशन के टाइम पे सब लोग जो हैं बहुत एजुकेटेड स्टाफ रहता है। वो कोई भी सेम नीडल सिरिंजेस यूज़ नहीं करता है। वहाँ जो भी यूज सामान होता है वो फर्स्ट टाइम वहीं पे उनके सामने खोलते हैं नीडल सिरिंजेस, और वहीं पे वो यूज़ करके वहाँ पे ही उनकी बैग्स भरे जाते हैं। उसके बाद वो लोग उस पर्सन का जो ब्लड लेते हैं उसी का टेस्टिंग लगाते हैं।
और उसको ये भी एक टेस्टिंग सेंटर है कि जब कोई इंसान ब्लड डोनेट करने जाता है तो उसका ब्लड में अगर पॉजिटिव आ जाए तो वो ब्लड बैंक वाले उसको कॉल करके बुलाते हैं कि आपका ब्लड पॉजिटिव पाया गया है, तो आप आइए और अपना दोबारा से सैंपल दीजिए, क्योंकि वो ब्लड वहीं पे डिस्कार्ड कर दिया जाता है, वो ब्लड यूज़ नहीं किया जाता। डॉक्टर साहब, अगर एक माँ जो कि HIV पॉजिटिव है तो क्या वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर सकती है? हाँ जी, कर सकती है, क्योंकि वो ART मेडिसिन खा रही है और उसको वो ट्रांसमिट जो है वो साथ में तो दवाई भी जाती है फिर बच्चे को। तो इसका मतलब अगर कोई माँ ART मेडिसिन खा रही है और साथ साथ वो ब्रेस्ट फीड कर रही है, वो सेफ है? सेफ है। और यहाँ पर मैं यही भी जानना चाहूँगा कि HIV पॉजिटिव माँ की डिलीवरी क्या कहीं भी हो सकती है? इसके कुछ खास प्रबंध हैं? चंडीगढ़ के अंदर और बाकी हॉस्पिटल्स में भी सब जगह पे इस चीज़ की एहतियात रखी जाती है कि जो HIV पॉजिटिव है उस पेशेंट को नॉर्मल बाकी लोगों के साथ ही डिलीवर कराया जाए, कोई उसमें कोई भेदभाव ना रखा जाए। और उसके लिए जो डॉक्टर्स हैं वो उनको पता रहता है कि इसको ये बीमारी है, तो वो अपने लिए प्रिकॉशंस लेते हैं। पेशेंट के लिए तो कुछ नॉर्मल जैसे भी डिलीवर करना है वैसे ही करती है, और अगर कोई इंडिकेशन हो तभी उसका सिजेरियन सेक्शन होता है, और वो नॉर्मल जैसे ही पैदा होती है विदिन 72 आवर्स बच्चे को दवाई पिलानी होती है, और वो भी हमारे यहाँ पे हर एक सेंटर में उपलब्ध है। डॉक्टर साहब, जब आपके पास एक मरीज़ आता है ART सेंटर में, यंग एज में आया, एडोलेसेंट आया और उसको पता चला कि HIV पॉजिटिव है, फिर आपने उनकी ART मेडिसिन शुरू कर दी, तो ये मेडिसिन उसको किस तरह लेनी होती है, कितने साल लेनी होती है, क्या सारा सिस्टम चलता है, कैसा उसका ज़िंदगी बीतती है, उसके बारे में बताइए। देखिए, जो भी अडल्ट लड़का या लड़की जब भी उनको पता चला वो पॉजिटिव आए हैं, तो अगर तो एसिम्प्टोमेटिक स्टेज में है चाहे वो डिजीज स्टेज में आए हैं, उनको दवाई शुरू में अगर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस के साथ आए हैं तो उनको पहले अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस की दवाइयाँ मिलेंगी, चाहे वो TB हो या चाहे कुछ भी उसका कोई फंगल इन्फेक्शन रहा हो, पहले उसको ट्रीट किया जाएगा, उसके बाद उसकी HIV दवाई शुरू की जाएगी। और अगर बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक है तो उसको हम उसके टेस्ट, रूटीन टेस्ट होते हैं, अगर वो देखते हैं उनके हिसाब से, अगर वो नॉर्मल पाए जाते हैं तो उनकी HIV की दवाई शुरू कर देते हैं, और वो HIV वायरस की दवाई लाइफ लॉन्ग चलती है। और आजकल तो प्रोग्राम में नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो हमें दवाइयाँ आती हैं, जो फर्स्ट लाइन दवाई है वो एक ही गोली खानी पड़ती है उनको, और वो एक गोली पूरे दिन में एक ही गोली खानी है, और उसके बाद वही चलती रहती है अनटिल और अनलेस कि वो कोई फेल ना करें फर्स्ट लाइन के ऊपर, कि आगे हमारे पास प्रोग्राम में सेकंड लाइन की दवाइयाँ भी हैं, थर्ड लाइन की दवाइयाँ भी हैं। तो जैसे जैसे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चेंज होता है तो नंबर ऑफ मेडिसिन पिल्स जो है, गोलियों की मात्राएं हैं, वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। अदरवाइज़ अगर हम फर्स्ट लाइन की दवाई की बात करें तो एक ही गोली खानी पड़ती है उनको। डॉक्टर साहब, फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन और फिर सेकंड लाइन से थर्ड लाइन पे एक पेशेंट को कब शिफ्ट किया जाता है? फर्स्ट लाइन पेशेंट जब तक वो उसका जो वायरल लोड टेस्टिंग होती है, अगर वो बिल्कुल ठीक ठाक रहता है और वो अच्छे से अपनी दवाई खा रहा है तो उसका शरीर में वायरस की मात्रा जो है वो नेग्लिजिबल ही रहती है, जो लो डिटेक्शन में रहती है, तो उसको तब तक हम चेंज नहीं करते। अगर अब वो दवाइयाँ छोड़ने लग जाए या उसको कोई अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस आने शुरू हो जाएं, उसकी जो स्टेजिंग है वो इंक्रीज़ कर जाए, तो उस हालत में हम उसकी फर्स्ट लाइन, इसका मतलब है कि अगर वो फेल कर रहा है तो हम उसकी जो दवाई, अगर तो वो दवाई छोड़ के खा रहा है तो हम उसे समझाएंगे कि क्यों छोड़ी, उसके लिए काउंसलिंग सेशंस होते हैं। अगर वो काउंसलिंग सेशंस के बाद भी उसका वायरल लोड जो है वो फिर भी बढ़ रहा है तो उसकी सेकेंड लाइन पे दवाई शुरू हो जाती है, और सेकेंड लाइन के बाद उसकी अच्छे से तो सेकंड लाइन चलती रहती है। अगर फिर भी सेकंड लाइन पे भी कहीं किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके उसको लगता है कि उसका वायरल लोड जो है, तब हम हर 6-6 महीने पे करते हैं। फर्स्ट लाइन पे हम वायरल लोड जो है हर 1 साल में करते हैं, और सेकंड लाइन में हर 6-6 महीने पे करते हैं। और अगर उसका वायरल लोड बढ़ना शुरू हो जाए, कोई इन्फेक्शन आ जाए, तो हम थर्ड लाइन पे शुरू करते हैं। और हमारे पास फर्स्ट लाइन के मरीज़ भी हैं, सेकेंड लाइन के मरीज़ भी हैं और थर्ड लाइन के मरीज़ भी हैं। तो वायरल लोड कितना होना चाहिए? जब उससे बढ़ जाता है तो आप अगला लाइन शुरू करते हैं? देखिए, सेकंड लाइन पे शिफ्ट करने से पहले जो भी पेशेंट है, पहले हम उसकी स्टेप अप अडेरेंस काउंसलिंग करते हैं ताकि वो पहले फर्स्ट लाइन दवाई अच्छे से खा ले।
लेकिन अगर नहीं लगता कि वो ART सेंटर में कि नहीं अब उसको फेल कर है, तो स्टेट एड्स क्लिनिकल एक्सपर्ट पैनल बैठा जाता है जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में होता है। उसके अंदर उस पेशेंट को बुला के क्लिनिकल एक्सपर्ट्स जो हैं वो उस पेशेंट को असेस करते हैं कि वाकई इसको ज़रूरत है सेकंड लाइन की, तो वो उस हिसाब से उसको सेकंड लाइन दवाइयाँ तब दी जाती हैं आफ्टर दी एक्सपर्ट पैनल रिव्यू। तो वो उसके बाद वो सेकंड लाइन दवाइयाँ तभी खाता है। तो डॉक्टर साहब, अगर कोई मरीज फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे है और बीच बीच में जैसे आम लोगों को होता है कि मैं ठीक हूँ, दवाई वो छोड़ देता है या वो भूल जाता है, किसी वजह से वो रह जाता है, तो उसका क्या नुकसान होता है? देखिए, हमारा गोल है कि मोर देन 95% जो है एटलीस्ट जो कोई भी पेशेंट है वो खाए दवाई। एक आध दिन की कभी कभी मिस हो गया तो चल जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर मिस करना शुरू हो जाए कि आज नहीं खाई या ऐसा नहीं है, क्योंकि जो दवाई है वो तो सुबह एक गोली खा लो तो भी चल जाएगा, एक ही गोली खानी है, या शाम को आपका व्रत टूट गया तो भी उसके बाद आप रात को भी एक गोली खा के सो सकते हैं, तो मिस करने के चांसेस नहीं है। अनटिल और अनलेस अगर किसी ने ऐसा मन में डाल ही दिया कि तुम तो बिल्कुल ठीक ठाक हो, दवाई छोड़ दो, ऐसे ही खिलाते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है अभी तक कि इस बीमारी का पूर्णतः इलाज नहीं है, तो कुछ लोग बहकावे में आके छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनको फिर आगे उसका नुकसान पड़ना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बीमारी को कंट्रोल में रख सकते हैं दवाई खाते हुए, हाँ जी। लेकिन बीमारी ठीक हो जाए ये संभव नहीं है। हाँ जी, बहुत ज़रूरी है कि दवाई खाते रहें, समय से खाएं और डॉक्टर के पास जाते रहें। बिल्कुल। डॉक्टर जसलीन, हमें ये बताइए कि जो HIV पॉजिटिव लोग आ जाते हैं, क्या उनकी मदद के लिए कुछ खास स्कीम्स यहाँ पर हैं हमारे ट्राई सिटी में? हाँ जी, जो HIV पॉजिटिव पेशेंट्स हमारे ART सेंटर में आते हैं वो हमारे यहाँ पे सेक्टर 15 में विहान सेंटर है, उसके पास हम वो पेशेंट्स जो ट्राई सिटी के हैं वो रजिस्टर करा लेते हैं ताकि उनकी मदद हो सके। तो उसमें कुछ लोगों को जो ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल कर सके, उसकी सुविधा है। तो और पेंशन स्कीम्स भी हैं, डिपेंडेंट या विडो या कोई डेस्टिट्यूट है उसको 1000 रुपया महीना के हिसाब से, और अपनी बेटी अपना धन ये एक योजना है जिसके हिसाब में 5000 कुछ रुपए की राशि जो है वो बच्चों को दी जाती है। हमारी बेटी स्कीम एक चलती है जिसमें कि 1000 रुपए की राशि मिलती है। ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, सीनियर सिटीजन कार्ड हैं, जो NGOs की तरफ से कुछ ग्रांट्स मिलती हैं, कुछ दवाइयाँ मुफ्त मिलती हैं, वो हम इन पेशेंट्स को सेंटर से उपलब्ध भी कराते हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम के आखिर में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देंगे? मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि HIV बीमारी से इंसान जी सकता है। हमारे पास मरीज बहुत सारे ऐसे हैं जिनको शायद बचपन में पता चली जब मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन के दौरान, और आज वो ऑन ART जो दवाई खाते खाते 24-25 साल हो गए और वो बिल्कुल ठीक ठाक है। और ऐसे भी लोग हैं जिनको यंग एज में पता चली जब वो 20-21 साल की फीमेल्स थी, तो वो लेडीज़ भी आज 50-50 साल की हो चुकी हुई हैं और वो बिल्कुल ठीक ठाक है अपने परिवार में। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये बीमारी के साथ, दवाई के साथ लोग रह सकते हैं, नॉर्मली रह सकते हैं। तो प्लीज़ इन लोगों से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करिए, इक्वालिटी रखिए। ये किसी को बीमारी इस तरह से नहीं फैलती और कोई भी नहीं चाहता कि किसी को बीमारी हो। अपने घरों में, अपने रिश्तेदारों में इस चीज़ का अवेयरनेस रखिए और सबसे इन लोगों से आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करिए, आप इन लोगों को अपनाइए। डॉक्टर जसलीन कौर, आप FM लाइफलाइन कार्यक्रम में आए और आपने HIV और AIDS के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। श्रोताओं, इसी के साथ ही अपने साथी संजीव दोसांझ को कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। इस कार्यक्रम में हमें तकनीकी सहयोग दिया हमारे इंजीनियर अरुण बावा ने और प्रस्तुति सहयोग किया ऋषभ भारद्वाज ने। नमस्कार। FM लाइफलाइन।